हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? गुड। ओके। तो आज इस वीडियो में हम लोग मार्च का पार्ट थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। मार्च करंट अफेयर्स का पार्ट थर्ड, और ये आखिरी पार्ट है और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। तो इस वीडियो के साथ हमारा मार्च तक का करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से समझना, लास्ट तक देखना। ओके। तो इसके पहले हम लोगों ने नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक्स, साइंस से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, ओके, और जो चर्चित स्थान थे, जो लोग थे न्यूज़ में, वो सब डिस्कस कर लिया है। अभी आज हम इसमें पुरस्कार से स्टार्ट करेंगे। जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं ये मार्च महीने में, तो वो देख लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं 2018 के लिए। तो ये 90th 90वां ऑस्कर पुरस्कार दिया गया और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? द शेप ऑफ वाटर। द शेप ऑफ वाटर को 2018 के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। ये तीन जो मैंने लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है गैरी ओल्डमैन को। और ये किस फिल्म के लिए दिया गया इनको? डार्केस्ट आवर। डार्केस्ट आवर के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है गैरी ओल्डमैन, तो ये इंपॉर्टेंट है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया फ्रांसेस मैकडोरमंड। ठीक है, तो तीनों याद रखिएगा। द शेप ऑफ वाटर बेस्ट मूवी, देन बेस्ट एक्टर गैरी ओल्डमैन एंड बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांसेस मैकडोरमंड। ओके। इसके बाद एबेल पुरस्कार है ये मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है। मैथ्स के लिए सर्वोच्च पुरस्कार इस लाइक नोबेल पुरस्कार। ठीक है, देखो गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं, तो ये जो एबेल पुरस्कार है ये ही सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, मैथमेटिक्स की फील्ड में तो ये दिया गया है कनाडा के गणितज्ञ हैं रॉबर्ट पी लॉन्गलैंड्स, इनको दिया गया है एबेल पुरस्कार 2018। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद कुछ स्कीम्स देखेंगे जो मार्च महीने में जो स्टार्ट की गई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक पोर्टल है उद्यम सखी पोर्टल। ओके, तो उद्यम सखी पोर्टल है ये भारतीय महिला उद्यमियों के लिए किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, एमएसएमई के द्वारा इसको जारी किया गया है। तो ये क्या है पर्पज इसका? ये महिलाओं में जो उद्यम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो इनका स्टार्टअप वगैरह है, इस चीज को प्रमोट करने के लिए ये चीज की गई है। ये पोर्टल जारी किया गया है। ठीक है, अभी क्या है कि देखो मार्च में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उसके चलते बहुत सारी स्कीम्स महिलाओं के लिए लॉन्च की गई हैं, तो ये एक उनमें से एक थी। इसके बाद सेकंड देखते हैं, महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये नीति आयोग ने ये प्लेटफॉर्म जारी किया है। नीति आयोग ने 8 मार्च 2018 पर महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया, वुमेन इंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये एक ऐसा इकोसिस्टम देगा जहां कोई भी लिंग आधारित भेदभाव नहीं होगा। इसका पर्पज ही यही है कि जिससे कि महिला उद्यमियों की संख्या में वृद्धि की जाए, है ना। तो ये जो वुमेन्स हैं इनको ये तमाम सारे उद्यम में जोड़ा जाए, उनके अंदर इसको प्रमोट किया जाए, और किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी समस्याएं आती हैं उनको फाइंड आउट किया जाए। ऐसी समस्याएं जो सिर्फ महिलाओं के लिए आती है, मतलब एक लिंग आधारित प्रॉब्लम्स हैं ये, जो पुरुषों को वो चीज़ें फेस नहीं करना पड़ता है। ऐसी जो समस्याएं हैं उनको ढूंढा जाए और उनका समाधान किया जाए। तो ये इस प्लेटफॉर्म का पर्पस है। तो अगर पूछा जाता है महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग के द्वारा। ऐसे आपको कई सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, लाइक एमएसएमई के द्वारा, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। तो वो आप याद रखना कि किसने, देखो ये जो स्कीम्स है ना, ये सभी, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है और उसका दूसरा पर्पस क्या है। तो ये दो चीज़ अगर आपको पता है तो आप निश्चित रूप से आपके लाइक आप आंसर सही ही करोगे। मोस्टली यही दो चीज़ें वो लोग पूछते हैं, पर्पस क्या था इसका और किसके द्वारा वो लॉन्च की गई है, मेन। इसके बाद आपके जो यूपी पीसीएस की परीक्षा है, वो लोग डेट भी पूछ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। 2017 को का जो पीसीएस का एग्ज़ाम था, उसमें बहुत इन लोगों ने डेट्स पूछी थी कि किस तारीख को वो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, तो वो भी याद रख लेना। कई एक क्वेश्चन था उसमें 4 योजनाएं दी थी और उनका टाइम पीरियड से उनको क्रम में लगाना था, पहले कौन स्टार्ट की गई, बाद में कौन स्टार्ट की गई। तो थोड़ा आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये डेट भी देखते रहना। ओके, सो अगला देखते हैं लक्ष्य कार्यक्रम। लक्ष्य कार्यक्रम क्या है? ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जैसे मैंने बताया आपको, लक्ष्य कार्यक्रम। और इसका पर्पस क्या है? जो प्रसूति गृह और ऑपरेशन
कक्ष में देखभाल हेतु गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से लक्ष्य कार्यक्रम की घोषणा की गई है। ओके, समझ गए ना आप? जहां पे ये डिलीवरी होती है या जो ऑपरेशन थिएटर है वहां पर महिलाओं की अच्छे से देखभाल हो, वही एम है इस कार्यक्रम का, लक्ष्य। ठीक है, ओके। और है ना, ये देखो, गर्भवती महिलाओं की देखभाल में सुधार होना, ये इसका उद्देश्य है, लक्ष्य। ओके, ऐसे इसके बाद ये एक प्रोजेक्ट सारथी लॉन्च किया गया है। तो ये क्या है? प्रोजेक्ट सारथी। तो देखो, सारथी तो आप जानते हो क्या होता है, जो रथ में जो आगे उसको चलाते हैं उनको सारथी बोलते हैं। तो ऐसे ये जो प्रोजेक्ट है ये राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो जैसे यूपी की परीक्षाओं में तो नहीं पूछा जाएगा, पर जो आरएएस की परीक्षा होनी है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा होनी है, वो लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो पर्टिकुलर उनके स्टेट से योजनाएं चलाई जाती हैं। तो राजस्थान स्टेट मोटर गैराज के 250 वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देने हेतु प्रोजेक्ट सारथी शुरू किया गया है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ओके, इसके बाद मुख्यमंत्री महिला कोष योजना, ये बहुत बढ़िया स्कीम है। इसको तो मतलब लाइक ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये लॉन्च की गई है स्कीम। और 50 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा या परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाएगी। ओके, जो विधवा महिलाएं हैं 50 वर्ष से अधिक, और जो ऐसी महिलाएं हैं जिनको उनके पति ने छोड़ दिया है, अकेले रह रही हैं, तो उनको पेंशन प्रदान की जाएगी। बहुत ही अच्छी स्कीम है, मतलब मजा ही आ गया देख के। तो ये तो सभी गवर्नमेंट को कर देना चाहिए, है ना। अब बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को ऐसे जीवन यापन करना, आप समझ ही सकते हो। ओके, इसके बाद खुशी योजना है, ये उड़ीसा में लॉन्च की गई है। ओके, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा खुशी योजना। इस योजना के तहत क्या होगा, राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में करीब 17 लाख छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड प्रदान किए जाएंगे। ओके, तो और ये जो 17 लाख छात्राएं हैं, ये कहाँ से सेलेक्ट की जाएंगी? जो सरकारी स्कूल हैं या सरकार के द्वारा जो अनुदानित विद्यालय हैं, उनमें से कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को सैनिटरी पैड दिए जाएंगे। ओके, तो ये भी काफी बढ़िया चीज है। इसके बाद बाल आधार लॉन्च किया गया, ये इंपॉर्टेंट है काफी। इस पे क्वेश्चन मिलेगा आपको, चूंकि आधार से रिलेटेड कुछ भी होता है वो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। ओके, तो यूआईडीएआई ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नीले रंग के बाल आधार कार्ड जारी किए गए। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो आधार कार्ड है ना, वो इन जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बन नहीं पाता। क्योंकि आधार कार्ड में जो जानकारी है वो बायोमेट्रिक होती है, फिंगरप्रिंट्स हो गए, रेटिना से जो प्रिंट है होते हैं वो लिए जाते हैं, और वो डेवलप हो नहीं पाते 5 साल के बच्चों के। 5 साल तक के बच्चों के फिंगरप्रिंट्स ठीक से डेवलप नहीं होते, तो उनके लिए आप ये आधार कार्ड बना नहीं सकते हो। तो उनके लिए आईडी की बड़ी समस्या हो जाती है। जैसे एयरपोर्ट पे जा रहे हो तो एयरपोर्ट पे बिना आईडी का आप इंटर कर ही नहीं सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पे आपको एक आईडी चाहिए होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये बाल आधार कार्ड जारी किए हैं। अब इनमें क्या होगा, ये तो होंगे क्या, अब जो ये आधार कार्ड होगा उसमें माँ बाप के आधार नंबर लिखे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये उनकी आईडी के तरीके के लिए काम करेगा। और इसको बनाने के लिए एक आपको बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और इसमें बाल आधार में कोई भी बायोमेट्रिक नहीं होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। कोई भी बायोमेट्रिक इसमें नहीं होगा, मतलब जो बाल आधार कार्ड होगा उसमें कुछ भी बायोमेट्रिक नहीं होगा। वो माता पिता के आधार कार्ड उससे लिंक होंगे, और जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा तो उसको फिर से एक बार अपडेट कर दिया जाएगा, और इसको 15 वर्ष तक की आयु तक अपडेट करा सकते हैं। और इसके बाद अपना प्रॉपर बाल आधार कार्ड भी बना सकते हैं। सॉरी, मतलब मेन जो आधार कार्ड होता है वो बन जाएगा। तो इसका रंग याद रखना। एक जगह मैंने कहीं क्वेश्चन देखा था ये कि किस रंग का होगा, तो नीले रंग का होगा। ठीक है, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु डिफेंस स्क्वाड परियोजना। ओके, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा 2018-19 का बजट था उसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2 रक्षा उत्पादन कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की थी। तो ये रक्षा उत्पादन कॉरिडोर क्या होता है? इसका मतलब ये होगा कि लाइक एक ऐसा कॉरिडोर होगा, मतलब एक ऐसे रोड जा रही है, ठीक है, कोई 2 सिटीज के बीच में, तो इसको इन्होंने बता दिया कि गलियारा है ना, हिंदी में तो गलियारा ही बोलेंगे ना इसको। तो अब इस रोड के आसपास तमाम सारी ऐसी फैक्ट्रीज डेवलप होंगी जहां पे ये जो रक्षा इसके जो प्रोडक्ट है, डिफेंस प्रोडक्ट है, आपकी गन्स हो गई है ना, बॉम्ब हो गए, मिसाइल्स हो गई, और भी टैंकर हो गए, उनके कुछ पार्ट्स हो गए, वो सारे यहाँ पे बनाए जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो पूरा एक एरिया हो जाएगा ना, ये कॉरिडोर बोला जाएगा। तो ऐसे वित्त मंत्री ने 2 कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी बजट में, कि इंडिया के अंदर 2 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ओके, तो इसलिए उसमें से एक की घोषणा की गई है, वो जो उनमें से एक होगा वो तमिलनाडु में बनेगा। ठीक है, तो
इस कॉरिडोर का नाम दिया गया तमिलनाडु डिफेंस स्क्वाड परियोजना। ओके, और ये कहाँ कैसे बनेगा वो देख लीजिए। ये कॉरिडोर चेन्नई से होसूर, कोयम्बतूर, सेलम और तिरुचिरापल्ली तक विस्तारित होगा। ओके, तो ये याद रखना। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तापी गैस पाइपलाइन परियोजना। ठीक है, तापी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये नई नहीं है, मतलब ये पहले से ही चल रही है। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी अफगानिस्तान वाले हिस्से में इसकी आधारशिला रखी गई है इस परियोजना की। ठीक है, तो इसमें कौन 4 कंट्रीज हैं? देखो नाम से ये है, टी से तुर्कमेनिस्तान है, ए से अफगानिस्तान है, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया। तो ये 4 कंट्रीज इस परियोजना से जुड़े हुए हैं तापी से। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। स्टार्टिंग देखो, ये तापी लिखा हुआ इसी क्रम में है भी। ये स्टार्ट होगी टी मतलब तुर्कमेनिस्तान से, फिर अफगानिस्तान, देन पाकिस्तान और लास्ट में आके इंडिया में हो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये तुर्कमेनिस्तान से कहाँ से स्टार्ट होगी? गलकी नाइस, जगह का नाम है गलकी नाइस, वहां से स्टार्ट हुई है। अभी अफगानिस्तान में इसकी आधारशिला रख दी गई, कांधार से होकर पाकिस्तान में मुल्तान और इंडिया में फजिल्का जगह है, वहां पर ये आके कनेक्ट हो जाएगी। और इस तरीके से फिर डायरेक्ट ये आपकी इस पाइपलाइन के थ्रू गैस की आपूर्ति हो पाएगी तुर्कमेनिस्तान से इंडिया तक। काफ़ी बड़ी योजना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो तुर्कमेनिस्तान है, ये चौथा लार्जेस्ट गैस रिजर्व है ये वर्ल्ड में, चौथा। तो इनके पास बहुत सारी गैस है, ये बेच पाएंगे अच्छे से, इनको काफ़ी प्रॉफिट हो जाएगा इस परियोजना के माध्यम से। ओके, इसके बाद ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना। इसको मोदी केयर योजना भी बोला जाता है, ओबामा केयर की तर्ज पे, जो यूएस में ओबामा ने ये लॉन्च किया था ना, उसी तरीके से राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना, मोदी केयर। ओके, तो इसमें क्या है यार कि ये हुआ क्या है कि इस मोदी केयर को बजट में जारी मतलब घोषित किया गया था, पर इसको ना अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने बोला है कि हम इस स्कीम को अपने स्टेट में लॉन्च नहीं करेंगे। ठीक है, और पर्पस क्या इन्होंने दिया है? इन्होंने बोला है कि हम ऑलरेडी एक इसी की तरीके की स्कीम पहले से ही चला रहे हैं, मतलब वो पहले से ही बीमा प्रोवाइड करा रहे हैं अपने वहाँ के नागरिकों को। तो वो कहते हैं कि ये डबल डबल हो जाएगा, मतलब बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा फिर फालतू में। क्योंकि देखो ये जो मोदी केयर है, इसमें जो पैसे का पार्टिसिपेशन है उसमें स्टेट को भी कंट्रीब्यूट करना है। देखो केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60:40 है, जो भी खर्चा आएगा उसमें 60% केंद्र देगा, सेंटर देगा, और 40% स्टेट को खुद उठाना होगा। तो वो ये कहते हैं कि हम ऑलरेडी खर्चा कर रहे हैं, तो हमें इस स्कीम की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये 2018-19 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। और ये जो स्कीम है, ये विश्व में सबसे बड़ी स्कीम है, क्योंकि इसमें करीब 11 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को प्रतिवर्ष इलाज हेतु 5 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान किया जाएगा, और ये करीब 500 मिलियन लोगों को कवर करती है। तो कवरेज के हिसाब से ये विश्व की सबसे बड़ी अपने इस तरीके की एक स्कीम है। ओके, तो इसमें क्या होगा, मतलब आप समझ रहे हो ना, 11 करोड़ से अधिक लोग गरीब परिवार होंगे, तो उनमें एक बंदे को 5 लाख रुपए तक का बीमा एक साल में मिलेगा। मतलब अगर उनको कोई बीमारी होती है, 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट फ्री में करा सकते हैं। तो बड़ी अच्छी स्कीम है ये, है ना। ओके, तो फिर आगे देखेंगे कि कुछ ऑपरेशंस हैं जो अभी लॉन्च किए गए। तो जैसे एक ये है स्वास्थ्य दल आपके द्वार, स्वास्थ्य दल आपके द्वार। ओके, ये छोटी छोटी स्कीम्स होती हैं, इनको एक दो बार देखोगे तो याद रहेगा, आप निश्चित रूप से इसका आंसर भी कर पाओगे एग्जाम में। तो ये जो स्वास्थ्य दल आपके द्वार है, ये कहाँ पर लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है राजस्थान के अंदर। और इसमें होगा क्या, इस अभियान के दौरान ये जो स्वास्थ्य दल है तमाम सारे, ये डोर टू डोर जाएंगे, है ना, घर घर जाएंगे, और वहां पर मच्छरों को भगाने के लिए, और जो इनके मौसमी बीमारियां होती हैं, स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, तो इस तरीके की जो बीमारियां हैं उनकी रोकथाम के लिए लोगों के अंदर जन चेतना जागृत करेंगे। समझ गए क्या करेंगे लोग? तमाम घरों में जाएंगे और वहां पे जो कैसे मच्छरों को भगाना है, मच्छरों के की वजह से जो बीमारियां होती हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, उनसे कैसे बचना है, उनकी रोकथाम कैसे होगी, और जो मौसमी बीमारियां होती तमाम सारी, उनसे कैसे बचेंगे। तो एक तरीके से उनसे बचने के लिए ये जन चेतना जागृत करेंगे लोगों के अंदर। तो ये है इस अभियान का पर्पस। और ये किसके द्वारा किया जा रहा है? जैसे मैंने बताया, तो स्थानीय प्रशासन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, है ना, जैसे डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, तो वो स्थानीय प्रशासन है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ये इसको पार्टिसिपेट करेगा, और पंचायती राज विभाग, ये तीनों मिलके इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेंगे।
ठीक है। इसके बाद दस्तक अभियान आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता चुका हूं पहले भी। एक तो ये यूपी से रिलेटेड है, और ये जो है इसका शुभारंभ अभी 5 फरवरी को किया गया लखनऊ में, ठीक है, योगी के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा। और इसमें क्या है, देखो कौन कौन लोग इसको करा रहे हैं। संयुक्त रूप से यूनिसेफ है ना, यूनिसेफ का पार्टिसिपेशन है, और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। यूनिसेफ और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग यूपी सरकार के द्वारा। ओके, है क्या इसमें? इसमें जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस है और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस है, इन दोनों की रोकथाम के लिए ये प्रयास किया जा रहा है दस्तक। अगर पूछा जाए कि दस्तक क्या है, दस्तक अभियान क्या है, तो जापानीज इंफेस्लाइटिस जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है यूपी में, उसकी रोकथाम के लिए ये एक अभियान है। ये क्या होता है जापानीज इंसेफ्लाइटिस? दिमागी बुखार इसको बोलते हैं। और ये करीब नवजात से लेके 15 वर्ष के, जो नवजात बच्चे हैं वहां से लेके 15 वर्ष तक के बच्चों में ये होती है। ये बीमारी काफ़ी फैली हुई है, इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। तो इससे ना करीब 38 जिले काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित हैं, तो वहाँ पर ये स्कीम काफ़ी ज़ोर शोर से चलाई जाएगी। ओके, जेई मतलब जापानीज इंसेफ्लाइटिस, और एईएस एक्यूट इंसेफ्लाइटिस। ओके, तो इसमें क्या किया जाएगा? टीकाकरण प्रोग्राम है, सघन टीकाकरण प्रोग्राम, इसका टीका लगाए जाएंगे। और लक्ष्य ये रखा गया है कि अप्रैल 2018 तक ये पूरा टीकाकरण का जो कार्यक्रम है वो खत्म कर दिया जाएगा। ओके, इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ आयोग गठित किए गए हैं तमाम सारी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, तो वो समझ लेते हैं। हर महीने ये 3-4 तो ऐसे इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि केंद्र सरकार ने भारत में फिटनेस क्षेत्र के विकास से संबंधित विभिन्न मसलों पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया है। ओके, तो ये आप समझ लो, फिटनेस को कैसे इंप्रूव किया जाए अपने देश के अंदर, तो उसके लिए एक समिति बनाई गई है। और वो किसके अंदर रहेगी? जो आर्थिक मामलों का विभाग है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, वित्त मंत्रालय के अंदर, तो उसके सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। ओके, और वो क्या करेंगे? वो इस चीज को स्टडी करेंगे कि जो फाइनेंस है, जो वित्त है, जो पैसा है, उसको कैसे खर्चा किया जाए जिससे कि लोगों की फिटनेस इंप्रूव हो। तो यही मेन उद्देश्य ही यही है इस स्कीम को बनाने का। ओके, इसके बाद ये है YH मालेगाम समिति। तो ये क्या है? इसमें जो है, जो आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका पर्पस क्या है? ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में खराब ऋणों, धोखाधड़ियों के बढ़ते मामलों एवं ऑडिट की निगरानी हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना कि देखो कितनी सारी धोखाधड़ी हो रही है। कोई अभी नीरव मोदी देखो 11,000 करोड़ रुपए का चूना लगा भाग गया, है ना। ये आपका विजय माल्या देखो कितना सारा 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। तो इस तरीके की जो धोखाधड़ी है जो बैंकों के साथ कर रहे हैं लोग, तो इस तरीके के मामलों की निगरानी करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई है। ये समिति इस चीज को स्टडी करेगी, और इसके अध्यक्ष कौन है? YH मालेगाम। ठीक है, तो ये चीज है। और ये क्या करेंगे? जो एनपीए है, बैंक की बहुत सारी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या गैर निष्पादित अस्तियों और उनके संबंध में किए गए पूंजी प्रावधानों के बीच भारी अंतर के कारणों का पता लगाएगी। तो आप समझ गए ना, ये YH मालेगाम समिति क्या है? बैंकों में जो धोखाधड़ी हो रही है उसके बारे में ये लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, और इसे कैसे रोका जाए। इसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने भारत में शीर्ष 20 शैक्षिक संस्थानों के चयन हेतु ये इसकी एक बनाई गई समिति, ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? N गोपाल स्वामी। ठीक है, तो ये N गोपाल स्वामी पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इनके अंडर ये समिति बनाई गई है, और ये जो है 20 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी रैंकिंग देंगे। पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है, ये टॉप 20 इंस्टीट्यूट के बारे में बताएंगे, उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद हाल ही में राइजिंग इंडिया शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ओके, तो ये राइजिंग इंडिया शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, और पहली बार किसी भी राइजिंग इंडिया शिखर सम्मेलन में भारत के PM मोदी ने पार्टिसिपेट किया है, फर्स्ट टाइम। ठीक है, और यहाँ पे मुख्य अतिथि कौन थे? जो राइजिंग इंडिया शिखर सम्मेलन है उसमें मुख्य अतिथि थे नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल क्रूगमैन। तो ये याद रखिएगा, अर्थशास्त्री हैं ये पॉल क्रूगमैन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ? सामरिक मामले जो थे, खेल से रिलेटेड जो मामले थे, मनोरंजन तथा रक्षा से जुड़े जो मामले थे, उनके बारे में डिस्कशन किया गया। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ शक्ति 2018, स्वच्छ शक्ति 2018। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित की गई। इसमें मुख्य अतिथि थे अपने CM योगी आदित्यनाथ,
ठीक है। तो इसके पहले ये लास्ट ईयर जो है 2017 के गुजरात में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, स्वच्छ शक्ति को। ठीक है। और अभी किसने ऑर्गेनाइज किया? केंद्रीय पेयजल स्वच्छता मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको आयोजित किया गया। ठीक है। और इसमें क्या किया गया? इसमें जो है 30 स्वच्छता रथ प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए, है ना। ये क्या करेंगे? जाके जागरूकता फैलाएंगे स्वच्छता के बारे में। ओके। और इसमें ये लक्ष्य रखा गया है कि अक्टूबर 2018 तक यूपी को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। ये इसमें एम बनाया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि यूपी को कब तक खुले में शौच से मुक्त करना है। ठीक है। तो अक्टूबर 2018 तक देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। अब तक 9 राज्यों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है, 2 यूनियन टेरिटरीज को घोषित किया जा चुका है। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल अब तक 314 जिले हैं जिन्हें खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है, घोषित। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लीजिएगा, ये स्वच्छ शक्ति 2018। इसके अलावा ये जो स्वच्छता अभियान है वो कब से चल रहा है? अब तो पता होगा आपको, ये 2 अक्टूबर से चल रहा है। 2 अक्टूबर 2014 से ये अभियान चलाया गया था, स्वच्छता अभियान। और इसका जो कवरेज है, अब तक जो रिजल्ट बोलेंगे, तो जब ये चलाया गया था 2 अक्टूबर 2014 को, तब जो स्वच्छता कवरेज था वो था 38.7%। 38.7%। अब जाके जो इसका कवरेज है वो 78.98% हो गया है, स्वच्छता कवरेज। तो इसका मतलब स्वच्छता में काफी सुधार हुआ है इस स्वच्छता अभियान की वजह से। ओके। इसके बाद 19 मार्च और 20 मार्च 2018 के मध्य वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वर्ष 2018 की पहली G20 बैठक कहां पर आयोजित की गई? ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा कि G20 कंट्रीज कौन कौन से हैं, है ना। और ये जो गवर्नर्स और उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, इनकी मीटिंग हुई ब्यूनस आयर्स में। ठीक है। ब्यूनस आयर्स कहां पर है? ये अर्जेंटीना में है। ठीक है। तो वहां पर ये G20 की समिट आयोजित की गई। किसकी? जो बैंकों के गवर्नर हैं और वित्त मंत्री उनकी। और यहाँ पे जो IMF की चीफ हैं, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, मैं बता चुका हूँ बहुत बार। ठीक है। आपको पता होगा कि IMF की चीफ कौन है, तो वो आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कई बार इनको परीक्षा में। इसके बाद 7वीं महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? ये इंफॉल में किया गया, मणिपुर के अंदर। ठीक है। तो ये जो महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है वो अभी क्या हुआ था, वहीं पर 105वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजित की गई थी इंफॉल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। ठीक है। तो इसका आयोजन कहां पे किया गया था? इंफॉल में, मणिपुर के अंदर। और अगला जो नेक्स्ट जो 106 है वो कहां पर आयोजित किया जाएगा? MP में, ये मैं बता चुका हूं। ओके। तो वहीं पर ये महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भी किया गया। ठीक है। और ये 7वां था, 2012 से इसको ऐसे स्टार्ट किया गया है और 2012 के बाद से लगातार होता आ रहा है। तो इसमें किया क्या जाता है, ये इस कांग्रेस के माध्यम से महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है रिसर्च करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए। ये है पर्पज इसका। इसके बाद विजन फॉर फ्यूचर का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया? देखो ये इंपॉर्टेंट है। 2 देश कौन कौन से हैं जिनके बीच इसको आयोजित किया गया? विजन फॉर फ्यूचर। ये भारत और रूस के मध्य इसको आयोजित किया गया। और उसका पर्पस क्या था कि 70 सालों के सफल संबंधों का जश्न था। ये भारत और रूस के रिलेशंस करीब 70 साल हो चुके हैं और काफ़ी दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे को सहयोग किया है। भारत की आज़ादी के बाद से आप देखोगे जितना भी आर्मी के लिए जो कुछ आया वो रसिया से ही आया था। तमाम सारे आप पोत देखोगे वो सब रशिया ने दिए थे। तमाम सारी जो टेक्नोलॉजी थी, जो आपको बॉयलर है, बिजली बनाने की तकनीकी, परमाणु जो रिएक्टर बनाने की तकनीक, सब कुछ रसिया से ही मिला है आपको। तो इस तरीके से रसिया ने बहुत सपोर्ट किया इंडिया को। तो 70 साल हो चुके हैं रिलेशंस को, तो उसका एक जश्न था विजन फॉर फ्यूचर। ओके। तो ये याद रखना किन 2 देशों के बीच इसको सेलिब्रेट किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कब तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ये वर्ष 2025 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। ओके। तो ये देखिएगा। इसके बाद भारत सरकार तथा ADB के मध्य भारतीय रेलवे की परिचालन क्षमता बेहतर बनाने के लिए कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? $120 मिलियन। $120 मिलियन का ऋण ADB दे रही है इंडियन गवर्नमेंट को। पर्पस क्या होगा? रेलवे की परिचालन क्षमता को इंप्रूव करने के लिए। ओके। इसके बाद WHO तथा स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय के बीच बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ओके, तो WHO इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये कई बार बताया और इंपॉर्टेंट है। और WHO के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम गैब्रियसस। ठीक है, तो अब मैं तो इसको डॉक्टर टेड्रोस से याद रखता हूं, ये इतना याद रखो तो बाकी तो हो ही जाता है। ठीक है, तो WHO के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। ओके, तो ये जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, ये मंत्री कौन है? JP नड्डा, है ना। तो JP नड्डा है ये मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। इन्होंने WHO के साथ मिलकर अच्छे स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद देखेंगे टिकाऊ शहरी विकास कार्यक्रम। टिकाऊ शहरी विकास कार्यक्रम, भारत में स्मार्ट शहर को किस देश के आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय द्वारा मदद प्रदान की जा रही है? ओके, तो ये जो कार्यक्रम है इसको हेल्प कर रहा है जर्मनी, पैसा भी दे रहा है और इसके अलावा जो भी हेल्प चाहिए वो सब कुछ जर्मनी प्रोवाइड करा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। भारत सरकार तथा ADB के मध्य बिहार के भागलपुर और गया में पानी की आपूर्ति में सुधार हेतु कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ओके, तो ये $84 मिलियन। ये कौन? ADB। जैसे आप $120 मिलियन दे रहा था रेलवे के लिए, ऐसी $84 मिलियन ADB दे रहा है किसके लिए? भागलपुर और गया में पानी की आपूर्ति के लिए। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ADB कहां पर पानी की आपूर्ति के लिए पैसा दे रहा है, तो वो आप याद रखिएगा बिहार में। बिहार के अंदर कहां पर? भागलपुर और गया में। ठीक है, कितनी राशि? $84 मिलियन। कुछ भी पूछा जा सकता है घुमा के, तो सब कुछ याद रखना। ओके, इसके बाद तेलंगाना सरकार ने राज्य में बेहतर प्रौद्योगिकी साझेदारी हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? देखो, तेलंगाना सरकार ने ताइवान के तोयू शहर के साथ समझौता किया है। तोयू, ठीक है, ऐसा है तोयू। तो ताइवान का ये सिटी है और ये दोनों एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी कोऑपरेट करेंगे, ओके, इंप्रूव करने के लिए राज्य की स्थिति को। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार तथा केंद्रीय रेल मंत्रालय के बीच किस स्थल पर एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना हेतु समझौता हुआ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लातूर में अब एक रेल कोच फैक्ट्री बनेगी जहां पर रेलवे कोचेस का निर्माण किया जाएगा। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद अर्थ आवर 2018 कब मनाया गया? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अर्थ आवर ये हमेशा 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, संपूर्ण विश्व में एक साथ 8:30 से लेकर 9:30 बजे जो रात का टाइम है, 8:30 PM टू 9:30 PM, लाइट ऑफ कर देते हैं सब लोग, जो बिजली की बिल्कुल खपत नहीं करते हैं। तो ये साल में एक बार ऐसा करते हैं, लोगों के अंदर ऊर्जा की कम खपत को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। आप लोग इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट मत करना बिल्कुल भी, है ना। क्योंकि देखो यार, जो इलेक्ट्रिसिटी है ये सब बनती है कोयले से, डीजल से, लिमिटेड है सब कुछ, तो इसको बचाना बहुत जरूरी है ना। तो अब जैसे जो बिजली बनती है तो उसमें कितना सारा कोयला जलता है और कितना धुआं आता है, सब स्मोक जाता है, पर एनवायरनमेंट डैमेज होता है। तो वो सारी चीजें आपको बिल्कुल इसको सेव करना चाहिए। ये तो मतलब बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हम रह रहे हैं तो किराए पर रह रहे हैं तो बस जलाए रहो, नहीं, वो सब नहीं होना चाहिए। आपको बिजली तो बचानी ही चाहिए, इसका वेस्टेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये बहुत है, TB जो होती है इसके लिए विश्व क्षय रोग दिवस ये भी 24 मार्च को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा आप। देखो, अर्थ आवर तो आप याद रख ही लोगे, 24 मार्च, ये तो मतलब सबको पता ही होता है। ऐसे मुझे भी हमेशा से पता था अर्थ आवर 24 मार्च को होता है। ठीक है, अब देखो, अब इसे ऐसे रिलेट कर लो कि भैया जब अर्थ आवर ये 24 मार्च को होगा तो बिजली चलेगी नहीं, सब कुछ बंद हो जाएगा, तो हमें आपको टीवी भी बंद करनी पड़ेगी, टीवी भी नहीं देख पाओगे आप। तो इसीलिए टीवी जो डे होगा वो भी 24 मार्च को हो जाएगा। ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर लो, याद हो जाएगा। ठीक है, ये जो टीबी होता है ये किससे फैलता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये जो है ये याद रखना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है उससे ये फैलता है। संक्रामक बीमारी है ये, छींकने से, खांसने से ऐसे ये बीमारी फैलती है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच। ये भी याद रखना, रॉबर्ट कोच ने खोज की थी टीबी की। ठीक है, ओके। इसके बाद विश्व जल दिवस, ये 22 मार्च को। ठीक है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को होता है और इसकी थीम क्या है? जल के लिए प्रकृति, नेचर फॉर वाटर। ठीक है, इसके बाद अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च। इस दिन विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की जाती है हर साल। ओके, तो इस साल जब ये रिपोर्ट जारी की गई थी तो इसमें भारत की रैंक थी 133। ठीक है,
और 156 देश थे इसके अंदर, उसमें भारत की 133 रैंक थी, पहला था फिनलैंड का। तो देखो यार, ये 20 मार्च को रिपोर्ट आई थी और 8 अप्रैल को आरओ का पेपर था, ठीक है, और इसमें उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो आप इस तरह समझ सकते हो कि आप जो भी एग्जाम देने जाओ तो उसके 15 दिन पहले तक का पूरा, 15 डेज पहले तक का पूरा करंट पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है। तो 15 दिन पहले तक आप इसको अच्छे से कवर करना पूरा करंट, इसी से इसका प्रूफ मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और 1975 से मनाया जा रहा है इसको, ओके। तो ये चीज है। और इसकी थीम क्या है इस साल जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, द टाइम इज नाउ, रूरल एंड अर्बन एक्टिविटीज ट्रांसफॉर्मिंग वुमेन्स लाइफ, ठीक है, ये इसकी थीम है, ये देख लेना। इसके बाद कुछ बुक्स देख लेते हैं। एक ही बुक्स है हरि सिंह नलवा, चैंपियन ऑफ द खालसा जी, ये किसने लिखी है? ये वनीत नलवा ने लिखी है, बा नहीं है वो वाह है, ठीक है, वनीत नलवा। ये हरि सिंह नलवा ये एक योद्धा थे 19वीं सदी के, रणजीत सिंह के लिए लड़े थे ये, तो उन्हीं के ऊपर ये किताब लिखी गई है। और लिखी जो ये जो है वनीत नलवा, ये इन्हीं की 7वीं पीढ़ी के हैं वंशज, तो उन्होंने ये किताब लिखी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद एक साल नई मिसाल, ये कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया, किसके द्वारा? ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये आयोजित किया गया। एक साल नई मिसाल, मतलब इन्होंने एक साल में जो काम किया है उसी को कुछ गुणगान करने के लिए इसको किया गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद भारत इजराइल संबंधों पर लिखित पत्रिका नमस्ते शलोम के संपादक कौन है? तरुण विजय, ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। भारत इजराइल के संबंधों पर जो पत्रिका लिखी गई नमस्ते शलोम, मतलब जैसे इजरायली में ये लोग नमस्ते को ऐसे ग्रीट करते हैं शलोम, है ना, तो इसलिए है नमस्ते शलोम तरुण विजय, ओके। इसके बाद सम्माक्का सरलम्मा जात्रा आदिवासी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तेलंगाना में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व है, ये आदिवासी सबसे बड़ा पर्व है और इसमें कई सारे राज्यों के आदिवासी लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के, आपके छत्तीसगढ़ के, झारखंड से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, है ना। तो यहाँ से तमाम सारे आदिवासी आते हैं, करीब 1 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी लोग यहाँ पर आते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसमें जो सरलम्मा है और सरलाक्का है, सॉरी सम्माक्का सरलम्मा, ये 2 देवी स्वरूप इनको मानते हैं और इनकी पूजा की जाती है यहाँ पे, ठीक है। गुड़ यहाँ पे प्रसाद में चढ़ाया जाता है। ये सब तो मतलब बता दिया बस मैंने। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। कहाँ पर होता है? तेलंगाना में सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद मैत्री गेट, ये कहाँ पर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मैत्री गेट। ये मैत्री गेट कहाँ पर स्थित है? मेघालय तथा बांग्लादेश की सीमा पर, ये पूछा जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। तो ये मैत्री गेट कहाँ बनाया गया? मेघालय और बांग्लादेश की सीमा पर। और ये कैसे, जैसे जो भारत और पाकिस्तान की जो वाघा बॉर्डर है ना, वाघा बॉर्डर, वहां पर एक बीटिंग सेरेमनी होती है। आप देखे होंगे कि एक बंदा इंडिया का आता है, एक बंदा पाकिस्तान का आता है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक दूसरे को सल्यूट करते हैं। उस सेरेमनी को बोलते हैं बीटिंग सेरेमनी, ठीक है। तमाम लोग देखने के लिए बैठे रहते हैं। तो ये जो बीटिंग सेरेमनी है, वैसे ही सेरेमनी यहाँ पर की जाएगी कंडक्ट, मेघालय और बांग्लादेश के बॉर्डर पे, मैत्री गेट पे, ठीक है। तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट था। मार्च पूरा कवर कर दिया मैंने। थोड़ा लेट तो जरूर हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं, तो जॉब वॉब में भी हूँ, तो फिर आई डोंट गेट टाइम इजीली, तो बस थोड़ा लेट होता है, पर सब कुछ आपको मिलेगा, कुछ छूटेगा नहीं निश्चित रूप से। अभी अप्रैल का भी मैं बहुत ही जल्दी दे दूंगा, अभी थोड़ा सा काम में ज़्यादा बिजी था, अब टाइम मिल रहा है, तो अप्रैल भी मैं 1 हफ्ते के अंदर पूरा ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, जो कि ऑलरेडी मई भी जाने वाला है। तो मतलब जब तक अप्रैल ख़त्म करूंगा, मई ख़त्म हो जाएगा, फिर मई भी आ जाएगा। तो आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो वेरी फास्ट, ओके। पर आप टेंशन मत लो, मैं पूरा करा दूंगा अच्छे से। यूपी पीएससी की परीक्षाओं के लिए आप बिल्कुल भी, आपका करंट कहीं भी मिस नहीं होगा। और जो डेली करंट अफेयर्स मैंने चलाया था वो थोड़ा स्टॉप कर दिया, जो कि उतने व्यूज़ आते नहीं थे, तो वो मुझे लगा कि शायद इतना लाइक यूज़फुल नहीं हो रहा है आपके लिए, पर बहुत मैसेजेस आए थे तो मैंने इसको फिर से चालू किया है। आई होप इस बार एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो मैं अच्छे से चीज़ों को कंटिन्यू करूँगा, ओके। इसके अलावा मैं अभी फिजिक्स के ऊपर मैंने एक वीडियो रेडी किया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं मैं अभी, तो वो 1-2 दिन में मैं उसको अपलोड कर दूंगा। उसकी पीपीटी रेडी हो गई है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बताने के लिए, तो पहले फिजिक्स कराऊंगा, फिर बायोलॉजी के करा दूंगा, तो पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चल रहा है। बाकी आप मेरा जो फेसबुक ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लेना, टारगेट यूपीपीएससी एंड आरओ, इससे मिल जाएगा आपको ये ग्रुप। बाकी इसके लिंक नीचे मिलेंगे ही आपको डिस्क्रिप्शन में,
और मेरा जो फेसबुक पेज है गेट सर्किल, उसे भी लाइक कर देना ज़रूर। ठीक है, तो ये सब कर देना यार, बाकी तो मैं आप लोगों के लिए कर ही रहा हूँ। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।